वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले की जो कि जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन जिसको होता है उसकी ज़िंदगी बड़ी अजीरन हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। हम बात कर रहे हैं नाक की सोजिश और जिसको हम राइनाइटिस कहते हैं, और ख़ुसूसन आज हम बात कर रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस की। और जितना ही कॉमन है हमें कॉल से अंदाज़ा हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महीदा साहब, और इस्लामाबाद से हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं आबदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आबदा साहिबा। आबदा साहिबा आप लाइन पे हैं या कॉल जी, ड्रॉप? मैं लाइन पे ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। मेरा सवाल ये है कि मेरी नाक जो है बंद रहती है, ओके। क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या इसकी वजह एलर्जी है या नहीं? आपकी उम्र कितनी है आबदा? 27। और कितने अरसे से आपकी नाक बंद रहने की तकलीफ़ है आपको? जब से ये सर्दियों के बाद ही से स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अभी इसी साल हुआ है ये? इससे पिछले पहले? साल का तो खैर मुझे अब नहीं याद, लेकिन फ़िलहाल जो मैं फील कर रही हूँ बता रही हूँ। सर्दियों के बाद? डॉक्टर साहब कुछ जी? भी नहीं, सर्दियों के बाद ही सिलसिला शुरू हुआ है? नहीं, सर्दियों में तो होता ही है, तो गर्मियों में भी है। नहीं, इससे पहले कितनी, कब से आपको ये मसला है? 1 साल से, 2 साल से, या 2-3 साल से। 2-3 साल से? कोई इलाज किया आपने इसका? हाँ, करवा चुकी हूँ मैं। क्या क्या करवाया? डॉक्टर के पास जाना, उन्होंने टैबलेट्स लिखी। ठीक है, दवाएं ली आपने, स्प्रे लिए, क्या लिया आपने? स्प्रे वगैरह तो नहीं, टैबलेट्स वगैरह। घर में आपके कारपेट्स हैं कमरे में? नहीं। नहीं है। ठीक है, इस्लामाबाद में तो वैसे ही पोलन का भी बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया आबदा साहिबा, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, नाक बंद रहना, जी जी, ये ऑलमोस्ट जितने कॉलर हैं सब ने यही कंप्लेन की है। क्या अब इसका मसले का हल क्या है, ये बताइए। देखिए मसले का हल ये है कि मसले की तशख़ीस हो। नाक बंद होने की तो बहुत सारी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, नाक के गोश्त का फूल जाना, नाक में ट्यूमर हो जाना, नाक में मस्से हो जाना। ये बेचारी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची जो है ये चीखें मार रही है। जी जी, ये आज़मा की कंडीशन है जी, ये एलर्जिक राइनाइटिस है, छींकों से परेशान जिससे। यही ऑलमोस्ट, ये छोटा सा बच्चा, बताइए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लें कि ये ब्लॉकेज जो है, क्योंकि नाक की हड्डी जो बड़ी हुई होती है, नदीम साहब का सवाल था कि नाक की हड्डी जो बड़ी हुई है, क्या उसका भी एलर्जिक राइनाइटिस से कोई ताल्लुक है? देखिए दोनों मसले साथ हो सकते हैं, और हम इन दोनों में फ़र्क इस तरह कर सकते हैं कि मैंने बताई थी 4 क्लासिकल अलामात होती हैं। दोबारा बता दीजिए। कि ये छींकों का आना, और इसके बाद नाक का बंद हो जाना, फिर नाक से पानी आना, और आंखों में चुभन होना, और आंखों से भी पानी शुरू हो जाना। ठीक है, ये 4 क्लासिकल सिम्टम हैं तो एलर्जिक राइनाइटिस उसको हम डिक्लेयर करते हैं। और इसके साथ साथ और अगर स्क्रूटनी करें उनको, उनकी पर्सनल हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में, उनके सोशल हिस्ट्री में, तो कोई ना कोई एलर्जिक एलिमेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर सिर्फ नाक बंद होती है तो उसकी वजह मतलब मौसम के चेंज में नॉर्मली भी एक नेज़ल साइकिल होता है कि 24 घंटे में 3-4 मरतबा नाक का बंद होना एक नॉर्मल वेरिएशन है। इसीलिए अल्लाह ताला ने वज़ू के अंदर रखा है कि नाक की सफाई करें। सफाई करें, ठीक। तो नाक बंद होना उसकी तशख़ीस ज़रूरी है, वो एक अलामत है। ठीक है। तो वो नाक के किसी स्ट्रक्चर की एबनॉर्मेलिटी, जैसे मैंने बताई है कि नाक की हड्डी टेढ़े होना या गोश्त का फूल जाना, मस्से जिसको नेज़ल पॉलिप कहते हैं, जो एलर्जी की भी ही कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या नाक में खुदा ना खासा कोई ट्यूमर का हो जाना, ये सब नाक बंद होने की वजूहत होती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जिसमें पानी भी आए, आँखों में भी चुभन हो, जी जी, ठीक है, तो और नाक भी बंद हो, तो ये एलर्जिक राइनाइटिस है। अब जिसको ये मसला है, जी जी, तो क्या करेंगे? वो गौर व फिक्र करें। नंबर 1 कि अपने घर के अंदर पहले तो वो सबसे पहले किसी ईएनटी को ज़रूर दिखा दें, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है या कोई और वजह है। नाक का मुआयना करवा लेंगे अंदर क्या वजूहत है। इसके बाद वो इंस्ट्रक्शन ज़ाहिर ईएनटी वाला भी देगा, और आम इंस्ट्रक्शन भी यही है कि घर में जो जिन जिन चीज़ों पे गर्द व गुबार बैठ सकता है उनकी सफाई रोज़ होना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी का मसला है तो तकियों पर या बिस्तर की चादर के नीचे या ऊपर कोई प्लास्टिक का बिछा देना, ताकि वो हाउस डस्ट माइट जो है वो ऊपर तक ना आ सकें और उनको एलर्जिक राइनाइटिस ना कर सकें। ये प्रिकॉशन तो घर के अंदर की हैं। घर में कोई जानवर है जिससे पता है कि जब से वो आया है तब से एलर्जी के सिम्टम शुरू हुए हैं, उसको फिर निकालना पड़ेगा, उसके लिए जुदाई लाजमी है। और दूसरा खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर जैसे चीज़ और चॉकलेट जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है कि उनसे एलर्जी पैदा हो। ठीक है। फिर जिस
जगह वो काम करते हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ एक मरीज़ की कि वो पेपर शॉप में काम करते थे, पेपर डस्ट बड़ी उड़ती थी, उनसे बड़ा उनको एलर्जी के सिम्टम और अस्थमा रहता था। तो उनको सिर्फ ये मशवरा दिया मैंने कि आप अपना जॉब चेंज कर दें। उन्होंने उस जॉब को चेंज किया और अब एक शोरूम में वो चले गए हैं। तो उनसे उनके सिम्टम ख़त्म हो गए। वेरी गुड। एक्सपोजर टू द एक्सपोजर जो है वो ख़त्म हुआ तो उनके सिम्टम ठीक हो गए वैसे। ओके, अब जैसे मिसेस फराह ने पूछा कि ये सर्दियों में तो चलने होता है, ये गर्मियों में भी हो सकता है? बस ये पेरेनियल टाइप है। हाँ कि सर्दियों में होना, अक्टूबर से फरवरी एक बड़ा सीज़न कहलाता है पोलन सीज़न। इसमें एलर्जिक राइनाइटिस जो सीजनल होता है। नहीं, पोलन सीज़न तो ये मतलब बाहर का मौसम, बाहर का मौसम तो ये फरवरी से लेके मार्च तक नहीं, अप्रैल तक, मई तक होता है। वेरिएशन है उसमें। जी जी। पोलन सीज़न जो है वो स्प्रिंग में भी होता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये महीने जो हैं अक्टूबर से फरवरी ये बड़े भारी होते हैं वैसे। उसमें विंटर सीज़न भी आ जाता है वैसे। लेकिन अगर किसी को पूरे साल ही ये अलामत रहती हैं तो इसका मतलब है कि उसको। अब ये बताइए, दवाएं इसके लिए इस्तेमाल की जाएं, क्योंकि अब जैसे कि हामिद साहब ने कहा, ताहिर साहब ने, और फरीन साहबा का पहले सवाल था, उन्होंने एक दवा का नाम लिया था जो कि उसका मैं ब्रांड तो नहीं ले रहा, लेकिन जो जेनरिक है मॉन्टेलुकासिडियम। अब इसमें एंटी एलर्जीज नॉर्मली लोगों को दे दी जाती हैं और वो महीनों तक, अक्सर सालों साल ले रहे होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, वो कौन सी दवा लें भाई? देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस अगर डायग्नोज हो जाए तो फिर एलर्जी को तलाश करके उसको माइनस करना, यानी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है वो सबसे पहला उसका इलाज है। अब जैसे इस्लामाबाद में कोई रहता है उसको पोलन से एलर्जी है तो क्या करें? अक्सर लोग ट्रांसफ़र करवा लेते हैं वहाँ से। अच्छा, हाँ, अपने ट्रांसफ़र अगर वो बिल्कुल जानलेवा अस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस इतनी डिस्टर्बिंग है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती है उनको, तो वो अगर उस जगह को छोड़ सकते हैं वैसे। और जो नहीं छोड़ सकते वो क्या करें? नहीं छोड़ सकते तो उनको फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये तो इंडिजिनस बॉडी का मसला है, एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा। कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कि एलर्जी सिस्टम ही ख़त्म हो जाए बॉडी से ख़त्म नहीं हो सकता है। ये बॉडी का एक जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस है, तो उसमें वो ख़त्म नहीं हो सकता। उसको उसके सिम्टम्स को दबाया जा सकता है ड्रग्स से, जिसमें एंटी हिस्टामिन, मोंटेलुकास और दूसरे, ये तमाम के तमाम एलर्जिक रिएक्शन पे एक्ट करते हैं। तो जो केमिकल रिलीज़ होते हैं जो सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होने देते, इससे सिम्टम ज़रा सबसाइड हो जाते हैं वैसे। और कितने अर्से तक ये दवाएं लेनी चाहिए फिर? तो दैट डिपेंड्स कि वो कितना एक्सपोजर है उनका, कि बाज़ लोग तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में भी ठीक हो जाते हैं। और जो सालों साल हैं उनके लिए फिर ये है कि दवाइयों की नौयत चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि दवाइयों के आपको पता है ये भी केमिकल्स हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो कुछ वेरिएशन है, जैसे एंटी हिस्टामिन के बाद प्लस करके मोंटेलुकास, या फिर हम स्टीरॉयड स्प्रे देते हैं नाक के अंदर। ठीक है, तो वो जज्ब नहीं होते, उनके बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, तो उससे भी खासी सप्रेशन एलर्जी की हो जाती है। मैं इलाज में यही बात कह रहा हूँ कि सप्रेशन होती है, इरेडिकेट नहीं होता। बिलाल साहब का सवाल था, 40 साल इनकी उम्र है और इनका सवाल आपने नोट किया हुआ है, उनका क्या जवाब देंगे आप? बिलाल साहब ने शायद डीएनएस के मुतालिक बात की थी। जी, इनको सांस में भी तकलीफ है, इसकी सांस एज़मा भी है उनको वैसे। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि एलर्जिक राइनाइटिस के तकरीबन 40 से 80% एक बड़ी रेंज है, उसमें अस्थमा हो जाता है इनको। वो भी गौर करें किस चीज़ से एलर्जी होती है, और वो ज़रूर रजू करें डॉक्टर से, और अपनी ट्रीटमेंट को वेरिएबल करते रहें, किसी एक ड्रग का अपने आप को आदी ना करें। ठीक है, लेकिन अगेन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है, जो एहतियात इलाज से बेहतर है, वो इस एलर्जिक राइनाइटिस पे बहुत ही मतलब फिट बैठती है। तो वो देखें अपने घर के माहौल को, अपने जॉब को, अपने स्ट्रेस को, तमाम चीज़ों को पहले उनको दूर करने की कोशिश करें, फिर ड्रग्स की तरफ आएँ वैसे। ओके। और कंसल्ट करना ज़रूरी है, अपने तौर पर एज्यूम कर लेना कि ये एलर्जी है। ओवर द काउंटर हमारे यहाँ दवा ख़रीदने का बड़ा रिवाज है, एलर्जी हो या ना हो, एलर्जी की दवा खा ली, ठीक, मेडिकल स्टोर वाले सब बता देते हैं, सब बता देते हैं उनको। ठीक है ना। तो ये केमिकल हैं, और केमिकल के अपने, मैं आपको कल का वाक़या बताता हूँ। जी। मैं गया मेडिकल स्टोर में और एक साहब है, उन्होंने कहा मुझे जो है ना बड़ा दर्द है, पेट में दर्द है और सीने में जलन है। उसने कहा कोई मसला नहीं है, 2 गोलियां डिस्प्रिन खा लो। अब डिस्प्रिन जो है वो जाके गैस्ट्राइटिस करती, वो उस जलन को मज़ीद बढ़ा देगी। और वो बेचारे, इत्तेफाक से मैं मौजूद था, तो पहले तो मैंने उनको मशवरा किया कि खुदा के वास्ते इस तरह से कोई दवा ना लें, क्योंकि जो मैदे में जलन या दर्द, ये कुछ बहुत सारी चीज़ों के जो है असबाब हो सकते हैं, दिल का मामला हो सकता है। दूसरी बात लाइक ये कि आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, तो उन्होंने कहा भैया वहीं में मुआयना कर लीजिए। अब सड़क पे उनका मुआयना करना पड़ा, इत्तेफाक से कुछ साजो सामान मेरी गाड़ी में था, तो उसके बाद मैंने उनको कुछ दवाएं जो मैं बता सकता था वो दे दी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो खुदा के वास्ते, मैं तमाम मेडिकल स्टोर वाले साहिबान से एक दरख्वास्त करूँगा कि आप इस काम के लिए ट्रेंड नहीं हैं।
ये जो डॉक्टरी है, अगर ये इतनी आसान होती तो एक डॉक्टर क्या 5 साल अपने मेडिकल प्रोफेशन में ये पूरा क्यों पढ़ता, फिर हाउस जॉब क्यों करता, फिर स्पेशलाइजेशन क्यों करता, फिर तो इंटर के बाद सब बन जाते डॉक्टर। तो खुदा के वास्ते ये आप ना करें, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं आप अपनी रोज़ी को आप हलाल से जो है ना हराम की तरफ लेके चले जाते हैं। जो काम आपका नहीं वो करें। क्यों डॉक्टर साहब? एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब अब ये बताइए, ताहिर साहब का सवाल, 15 साल से इनको मसला, अब वो कह रहे हैं कि 40 साल इनकी उम्र है कि उन्होंने एंटी एलर्जिक जो है ना दवाएं बहुत खाई हैं, कह रहे हैं अब मेरी मेमोरी बहुत इफेक्ट कर रही है और बैक एक भी है। क्या इन दवाओं से के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मेमोरी और बैक एक क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, ओवरऑल दूसरे साइड इफ़ेक्ट तो हैं, लेकिन मेमोरी लॉस, फिर बैक एक और ये ऐसे सिम्टम हैं जिनके लिए उनको किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और मेमोरी लॉस उन्होंने फिर रिलेट किया अपने बचपन से या लड़कपन से। अब वो दौर होता है जब सिर्फ एक स्कूल असाइनमेंट होता है और घर होता है, और इंसान का दिमाग होता भी बड़ा चीता है, और तेज़ दिमाग होता है। अब ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, घर को संभालना, जॉब संभालना, और इसके बाद भी बीवी संभालना, बच्चे संभालना, बिल्कुल, रिश्तेदारों को संभालना, मतलब एक सोशली कनेक्टेड वो शख्स हैं। तो उसमें मेमोरी लॉस होना जो है वो ये डेफिसिट है, आई थिंक लॉस तो नहीं, मेमोरी डेफिसिट। उसको ऑर्गेनाइज करें, अपने कामों को लिख लिया करें, एक डायरी मेंटेन करें। तो और बैकेक का बैकेक के लिए तो देख लें। नहीं, इस दवा से कोई ताल्लुक है? नहीं, दवाओं से कोई ताल्लुक नहीं है, दवाओं से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहिर साहब, जितनी भी एविडेंस आई हैं कि इन दवाओं का इन तमाम जो आपको प्रॉब्लम है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मज़ीद बातें करेंगे, आपकी अब कॉल्स भी ले लेंगे और जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।